हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ डिजीज़ फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आपका जो आपका चैप्टर नंबर 3 है कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला पार्ट है थ्योरीज ऑफ डिजीज़ फॉर्मेशन। इससे पहले हम ऑलरेडी दो चैप्टर कर चुके हैं। एक आपका हिस्ट्री ऑफ हेल्थ पब्लिक और एक सेकंड किया था हमने मेजरमेंट इन हेल्थ। वो आप देखना चाहते हैं तो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन की जो प्ले लिस्ट है PSM प्ले लिस्ट है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो आपकी थ्योरीज होती हैं वो होती हैं आपकी 6 थ्योरीज होती हैं, 7 थ्योरीज होती हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। तो पहली जो थ्योरी होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो मतलब ये सबसे पुरानी थ्योरी है, मोस्ट प्रिमिटिव थ्योरी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। सेकंड जो थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये आपको दी गई थी लुइस पैस्चर के द्वारा। और इसमें क्या बताया था, जो आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन की था ना, क्या ऑटोमेटिकली डिजीज़ होती है, उसको इसने डिस्प्रूव किया था। और इसके अंदर इसने बात बताया था कि ये जो मेन डिजीज़ होती है वो होता है 1-to-1 कोजेशन। 1-to-1 कोजेशन मतलब कि आपका हर डिजीज़ का कुछ कोज होता है, लेकिन ये जो जर्म थ्योरी डिजीज़ थी ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनके लिए इनसुफिशिएंट थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़, तो हम तीसरा हमारे जो आता है दोस्तों वो है आपका मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन। पहला हुआ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सेकंड था जर्म थ्योरी ने पहले जो स्पॉन्टेनियस थी उसको डिस्प्रूव कर दिया था। और तीसरा आपका आता है मल्टीफैक्टोरियल कोजेशन। ये आप किसने दी थी? ये दी थी पैटन कोफर ने दी थी। और इसके अंदर जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी एक्सप्लेन होती थी। मल्टीफैक्टोरियल मतलब कि एक डिजीज़ के मल्टी फैक्टर कोजेशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं जो कोज करते हैं। ये तीसरा था। तो चौथी आती है इसके अंदर थ्योरी, वो आती है वेब ऑफ कोजेशन। वेब ऑफ पोजीशन में क्या था, इसके अंदर इंटरलेटिंग फैक्टर के बारे में बताया गया था कि आपको कैसे आपस में इंटरलेट होता है। ये होता है टू आइडेंटिफाई वेरियस चेन्स ऑफ डिजीज फॉर्मेशन के डिफरेंट टाइप के जो कनेक्शन है डिजीज़ के अंदर, वो आइडेंटिफाई करने का मैन इसके अंदर देखा गया था। और टू ब्रेक द इम्पोर्टेंट लिंक कि हाँ इस फैक्टर ये कोजेशन, इसके बीच में क्या क्या इम्पोर्टेंट आपका कनेक्शन है। उसके बाद आता था बाई, किसके द्वारा दी गई थी? बाई मैकमोहन और पग। ये कई बार क्या होता है कि ये आपका डायरेक्ट जो जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं यदि साइंटिस्ट के ऊपर आते हैं तो वो इसी से आते हैं कि यार जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी थी? लुइस पैस्चर ने दी थी। वेब ऑफ पोजीशन किसने दी थी? मैकमोहन और पग ने दी थी। ठीक है, तो ये जब भी आप साइंटिस्ट का नाम आता है क्वेश्चन के अंदर, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके इसके अंदर से, थ्योरी ऑफ डिजीज फॉर्मेशन से कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर। ये आता है आपका जो नॉन कम्युनिटी डिजीज़ है उसको मेनली एक्सप्लेन करता है इसके अंदर। एक चीज़ ये आपको याद रखनी है, नॉन कम्युनिटी डिजीज़ कौन सी होती है? मेनली क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपका, थ्योरी नहीं है, ट्रायड बोला जाता है उसको। ट्रायड हो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये कई बार आपका शॉर्ट नोट आता है, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर तीन आपस में बैलेंस होता है नॉर्मल। कौन से? होस्ट का, एजेंट का, इन्वायरमेंट का। ठीक है, ये इस ट्रायड से नॉर्मली आपका जो डिजीज़ का फॉर्मेशन होता है किसी एक में इम्बैलेंस होने की वजह से आपका कोई भी डिजीज़ बनती है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आता था एडवांस ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एडवांस्ड जो आपका ट्रायंगल था वो आपका एपिडेमियोलॉजी के अंदर किसके लिए यूज़ किया जाता था? फॉर क्रोनिक डिजीजेज एंड वीवियर डिसऑर्डर के लिए मेनली आपका एडवांस्ड जो ट्रायंगल है एपिडेमियोलॉजी की वो बताया गया था। इसके अंदर जो क्या क्या तीन चीज़ें थी, एक तो पॉजिटिव फैक्टर था, दो एजेंट्स जो उसके ऊपर एजेंट बोल सकते हैं ऊपर वाले के अंदर। इसके अंदर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपका होस्ट था ना इसको हमने ग्रुप के बारे से आपका रिप्लेस कर दिया। ग्रुप आपका एक बड़ा चीज मतलब बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को वो करता है। और आपके इन्वायरमेंट को हमने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ से
सोशल कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, और एक बीच में मेन टाइम। ये चीज़ तीनों आपकी मेन जो पिलर होते हैं, जो आपकी ट्रायंगल होती है एडवांस ट्रायंगल, उसके पॉजिटिव फैक्टर, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स और सोशल कल्चरल फैक्टर्स। और एपिडेमियोलॉजी ट्रायड के अंदर आपका एजेंट्स होते थे, होस्ट होते थे, इन्वायरमेंट होता था, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट थ्योरी है दोस्तों, वो आपका एपिडेमियोलॉजिकल व्हील थ्योरी। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका एज एक व्हील के फॉर्म में इसको समझाया गया। पहली बात तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो सोशल फैक्टर, एक फिजिकल, एक बायोकेमिकल, ठीक है। तो एक तो बीच का जो रीज़न है व्हील का, वो आपका एंडोजीनस फैक्टर है, उसके अंदर जीन्स आते हैं, जीन। और जो बाहर वाला जो चक्का है उसमें आपका एक्सोजीनस फैक्टर आते हैं। एक्सोजीनस फैक्टर में सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, ठीक है। ये तीन आपकी स्पाइक्स होती हैं आउटर व्हील की, एसबीपी, इनर व्हील आपके जीन को। तो इस ये आपको मेनली इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल व्हील थ्योरी। तो ये आपके साथ जो टाइप की थ्योरी हैं दोस्तों, ये आपको एक्सप्लेन करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ की। यही मेनली आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकंड जो हमारा पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो होगा आपका नेचुरल डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे इसको। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी मेडिसिन प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो दोस्तों ये आपका जो एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शन डिजीज एपिडेमियोलॉजी के अंदर सेकंड पार्ट है। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि जो आपको डिजीज़ का एक नेचुरल कोर्स होता है, नेचुरल हिस्ट्री होती है, कैसे डिजीज़ का नॉर्मल पाथवे होता है, उसको हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का मतलब है कोर्स ऑफ डिजीज़ विदाउट इंटरवेंशन। यदि हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते हैं तो नेचुरल जो कोर्स है डिजीज़ का, वही उसी को बोलते हैं हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका बॉडी के अंदर या कहीं किसी भी इंसान के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है उस डिजीज़ का, ठीक है। रिस्क फैक्टर के बाद आपका कुछ टाइम बाद डिजीज़ आपकी अपीयर होती है, ठीक है। डिजीज़ अपीयर होने के बाद कुछ इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो वो आपकी उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखती हैं और कुछ केस में आपका डेथ हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली पाथवे होता है और इसके अंदर हमें फॉलो अप तो करना ही पड़ता है इस चीज़ को देखने के लिए कि हाँ कैसे कैसे आपका नेचुरल हिस्ट्री है। तो जो बेस्ट स्टडी होती है दोस्तों, जो इस नेचुरल हिस्ट्री को देखा जाता है, कोई भी नई डिजीज़ है उसके नेचुरल कोर्स को देखने के लिए सबसे बेस्ट स्टडी होती है कोहरोट स्टडी, ठीक है। कोहरोट स्टडी होता है बेस्ट फॉर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ये आपका दो टाइप के इसके अंदर फेज होते हैं दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री के अंदर। एक आपका प्री पैथोजेनेसिस फेज, एक आपका पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस मतलब कि आपका बिफोर द मैन, मतलब आपका कोई भी जो इंसान है, कोई भी मैन है, उसको उसके अंदर आने से पहले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे डेंगू का कोई मच्छर आपका जब तक वो बाइट नहीं करता है किसी मैन को, तब तक आपका पैथोजेनेसिस ह्यूमन के अंदर स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन आपका रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं प्री पैथोजेनेसिस फेज, ठीक है, प्री पैथोजेनेसिस। और जब आपका मैन में स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस की पहले बात करते हैं हम। प्री पैथोजेनेसिस आपका बिफोर मैन से आने से पहले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इन्वायरमेंट के अंदर। इसमें एक्सपोजर प्रेजेंट रहेगा कि आपका इन्वायरमेंट के अंदर तो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली आपका वो है। और ट्रायड क्या है इसके अंदर, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है, वही आपकी ट्रायड होती है। और यहाँ पर यदि हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब हम बाद में पढ़ेंगे कि जो प्रिवेंशन होती हैं आपकी चार टाइप की होती हैं, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी होती है जब आपका रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो और आप प्रिवेंट कर रहे हो, तो आप वो होती है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ पहले प्री पैथोजेनिस फेज। हम बात करते हैं पैथोजेनिस फेज के बारे में।
तो पैथोजेनिसिस फेज है दोस्तों, वो आपका जो मैन की बॉडी है, विद इन मैन आपका मेनली पैथोजेनिक फेज होता है। तो सबसे पहले आपका क्या करता है इस फेज के अंदर, सबसे पहले क्या होता है, पहले इन्वेजन होता है, इन्वेड एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले आपका बॉडी के अंदर आएगा, इन्वेड करेगा, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद आपका बॉडी के अंदर क्लिनिकल इलनेस देखने को मिलती है, जो डिजीज़ होती है मेनली, जिसको हम डिजीज़ बोलते हैं, वो क्लिनिकल इलनेस है। और उसको हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसकी, और आपके डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है जो इन्वेड और मल्टीप्लिकेशन है किसी भी डिजीज़ की पावर है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिविटी। ठीक है, इन्फेक्टिविटी क्या होती है, इन्फेक्टिविटी होती है कितने एक्सपोज हुए। पहली बात तो ये, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में किसी भी मलेरिया का जो आपका वो है पैरासाइट है, वो 100 लोगों को एक्सपोजर में है, 100 लोग, लेकिन जो डिजीज़ हुई वो लगभग 50 लोगों को ही हुई। तो इन्फेक्शन कितना हो 50 और एक्सपोज कितने थे 100, तो आप 50% इन्फेक्टिविटी हुई। इस तरह से जो इन्वेजन और मल्टीप्लिकेशन की पावर है किसी भी होस्ट की या किसी भी जो डिजीज़ कोजिंग एजेंट की, उसे हम इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। सेकंड आता है दोस्तों क्लिनिकल इलनेस। जो डिजीज़ होती है उसके अंदर कुछ क्लिनिकल इलनेस देखने को मिलती है, वो जो क्लिनिकल इलनेस देखने की जो पावर होती है किसी भी डिजीज़ की, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है कि इन्फेक्ट हुए, मान लीजिए इनमें से 50 इन्फेक्ट हुए थे और कितने को डिजीज प्रोड्यूस हुई। काफ़ी लोग इन्फेक्ट होने के बाद भी आपका नॉर्मल बॉडी कोई भी साइन सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन जो आपके केसेस होते हैं जिनके अंदर साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, उस पावर को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी पी। ठीक है, मान लीजिए 50 में से 20-25 लोगों को आपको इलनेस हुई, 25 फिर मतलब कितना हुआ, पैथोजेनिसिटी कितना हुआ आपका, हुआ 50%, 25/50। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन एंड डेथ। यदि हम कोई भी इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशन होगा, डेथ होगा। उसके उस पावर को, उस डिजीज़ की पावर को बोलते हैं वीरुलेंस, कि कितना वीरुलेंस डिजीज़ है। तो कितने लोगों की इलनेस आई 25 लोगों के अंदर, और आपका डेथ लगभग कितने लोगों की डेथ हुई, मान लीजिए 5 लोगों की डेथ हुई, तो कितना होगा 5/25 हुआ, 20% हुआ आपका वीरुलेंस, जिसे हम केस फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं। वीरुलेंस का सेकेंड किसके थ्रू हम देखते हैं, वीरुलेंस केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ऑलरेडी जब हम केस फर्टिलिटी रेट पढ़े थे उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिजर्वोयर, और आपका जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी और डी पार्ट इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, वरना एक वीडियो के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी वीडियो आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या क्या करना है, आपको जाना है प्ले लिस्ट के अंदर, जो कम्युनिटी मेडिसिन प्ले लिस्ट है उसमें जाके सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिजर्वोयर, और इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये आपका जो इस चैप्टर नंबर 3 है इसका थर्ड पार्ट है इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी का। तो पहले वाला पार्ट देखना चाहते हैं आप तो जो आपके कम्युनिटी मेडिसिन लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो रिजर्वोयर क्या होता है दोस्तों, उसकी पहले बात करते हैं। ये आपका कोई भी जो एजेंट होता है ना, उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। मान लीजिए जैसे आपका पैरासाइटिक जो एजेंट है, पैरासाइटिक एजेंट मतलब जो मलेरिया का जो एजेंट है जिसके थ्रू मलेरिया होता है, उसका सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई रिजर्वोयर आपका रिक्वायर होता है। तो रिजर्वोयर मेनली दो टाइप का होता है, एक तो लिविंग, एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग रिजर्वोयर का एग्जांपल है सोइल। सोइल के अंदर कौन सा एजेंट रहता है, मेनली टेटनस जो एजेंट है वो आपका सोइल के अंदर मिलता है। ठीक है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जो लिविंग की बात करते हैं, लिविंग आपको 2 टाइप के होते हैं, एक आपका ह्यूमन, एक एनिमल। ह्यूमन के अंदर 2 टाइप के फिर से, एक जिसके अंदर आपके साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके अंदर होते हैं केस, उनको केस बोलते हैं, और जिसके अंदर नहीं मिलते उनको कैरियर बोलते हैं। दोनों के अंदर आपका कैरियर एजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ये मेनली रिजर्वोयर की मेन क्लासिफिकेशन होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा केस और कैरियर है ना, उसका डिफरेंशिएट हमें पता होना चाहिए कि केस और कैरियर में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो केस के और कैरियर में दोनों के अंदर एजेंट प्रेजेंट होता है, पहली बात। इसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे, किसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं आपका केस के अंदर, और कैरियर आपका एसिम्टोमेटिक होता है। ट्रांसमिशन इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा और ट्रांसमिशन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। बस हम सिम्टम है ना, उससे मेल डिफरेंशिएट करते हैं केस और कैरियर को। एजेंट भी प्रेजेंट होता है और आपका ट्रांसमिशन भी प्रेजेंट होती है। कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट शेड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब कैरियर आर मोर डेंजरस एपिडेमियोलॉजिकली। कैरियर का क्या है कि इन्फेक्शियस थोड़ा लेस होते हैं, कैरियर आर लेस इन्फेक्शियस देन केसेस बट शेड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन ये आपके इन्फेक्शन लेस हैं, लेकिन आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक इनका इन्फेक्शन चलता रहता है। इसीलिए लॉन्ग टाइम के इन्फेक्शन चलने की वजह से ये आपके मोर डेंजरस होते हैं एपिडेमियोलॉजिकली कंपेयर टू केसेस। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद इफ़ कैरियर प्रेजेंट डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट, जैसे आपके कैरियर जो रिलेटेड जो डिजीज़ है वो आपकी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर जो कैरियर के अंदर तो सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, तो आइडेंटिफाई करना कि ये कैरियर है नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। ठीक है, ऊपर से उसको ट्रीटमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू केस। हम बात करते हैं लेटेंट की। लेटेंट इन्फेक्शन आता है, इसी रिलेटेड ही आता है। जैसे केस कैरियर है तो इससे रिलेटेड आपका एक चीज़ आती है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, इसके अंदर आपका एजेंट प्रेजेंट होता है। कौन से स्टेट में, डोरमेंट स्टेट में होता है, इनके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं और आपका जो एजेंट होता है उसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़, लेटेंट इन्फेक्शन केसेस और कैरियर में आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। इसके अंदर सिम्टम तो होते नहीं, साथ साथ आपको ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। आफ्टर इम्यूनोसप्रेशन, ऐसे कोई लेटेंट इन्फेक्शन है उनके अंदर यदि इम्यूनोसप्रेशन होता है तो दोस्तों उस एजेंट का रीएक्टिवेशन हो जाता है। एग्जाम्पल आपका टीबी एंड herpes। ठीक है, तो ये लेटेंट इन्फेक्शन के बारे में आपको जानना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग फिनोमेना डिजीज़ क्या होता है दोस्तों, कि जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ है, हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ है, और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आइसबर्ग फिनोमेना डिजीज़ आपका फॉलो होता है। वो हम कौन से डिजीज़ के अंदर होता है वो नेक्स्ट पेज के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है कि बहुत कम केस ऐसे होते हैं जो आपको सोसाइटी के अंदर एज ए क्लिनिकल केस देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग का, वो बहुत छोटा सा होता है और वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लिनिकल केसेस से। बाकी जो सबमर्ज पोर्शन है दोस्तों आइसबर्ग का, वो आपका बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर आपका बहुत मेजर पार्ट आता है। तो इसी को हम रिप्रेजेंट किया है जो आपका सबमर्ज पोर्शन ऑफ डिजीज़ है। तो इसके अंदर कैरियर आएंगे, लेटेंट इन्फेक्शन आएगा, प्रीसिम्टोमेटिक पेशेंट है वो आएंगे, और अनडायग्नोज्ड पेशेंट आएंगे। इन पेशेंट के लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, नंबर 1 चीज़। ठीक है, और आपका जो ये लाइन होती है जो इनको अलग अलग करती है, उसे बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये आपका किसके बीच में प्रेजेंट होती है, अपीयरेंट एंड नॉन अपीयरेंट इलनेस। ये तो क्लिनिकल केस के अंदर अपीयरेंट इलनेस है और नीचे वाले हैं नॉन अपीयरेंट इलनेस है। ठीक है, इन दोनों के बीच की लाइन को बोलते हैं वाटर लाइन ऑफ डिमार्केशन। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जो आपका आइसबर्ग जो फिनोमिना होता है दोस्तों, वो आपका किसके द्वारा कौन सी डिजीज़ शो करती है, किसके द्वारा नहीं होता है। तो आपकी जैसे पोलियो इसको शो करती है, लेप्रोसी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कैंसर, ये आपकी आइसबर्ग फिनोमिना को शो करती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये आपके ज़्यादातर ये जो 5 हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे आप, 2 तो NN है, ठीक है, PL-NN, इस किस तरह से आपको याद करना चाहो उस तरह से याद कर सकते हैं। और जो कुछ होते हैं जिसके अंदर शो नहीं होती हैं, जैसे मीजल, टेटनस, रुबेला, रेबीज, MTR,
ये आपकी आइसबर्ग फिनोमिना वो आपका शो नहीं करती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन सी डिजीज़ आपका आइसबर्ग फिनोमिना शो करती है, कई बार ऐसा आता है कि कौन सी डिजीज़ आइसबर्ग फिनोमिना शो नहीं करती है। तो MTR आपको मेनली याद रखना है, क्योंकि आपको वन और जो ओड आउट रहेगा इनमें से मिलेगा आपको ज़्यादातर क्वेश्चनों के अंदर। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल रिजर्वेयर की। देखिए हमने मैन रिजर्वेयर की बात की आपका लिविंग के अंदर। सेकंड है आपका एनिमल रिजर्वेयर। एनिमल रिजर्वेयर आपका क्या करते हैं, जो जूनोटिक डिजीज़ है दोस्तों वो इसके द्वारा होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका हम क्लासिफाई करते हैं इसको 3 पार्ट में बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, कि कौन से डायरेक्शन में आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके डिवाइड करते हैं। 3 कौन से हैं, एंथ्रोपोजोनोसिस, जूएंथ्रोपोसिस और एम्फीजिनोसिस। आपको देखिए याद क्या रखना है, जो आपका लास्ट वर्ड है ना, मतलब वहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। जैसे ये एंथ्रोजोनोसिस है, तो इसमें आपको देखिए ऐसे तो ऐसे लगना चाहिए ना, जूनोसिस मतलब एनिमल, तो उल्टा नहीं करना आपको कि आपका मैन से एनिमल, आपको जो लास्ट है वहाँ से उल्टा करना है। मतलब जूनोसिस मतलब एनिमल, एंथ्रो मतलब मैन, तो आपको जूनोसिस टू एंथ्रो, इस तरह से आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये एनिमल टू मैन, ये आपका मैन टू एनिमल, ठीक है। जो लास्ट में आता है उससे ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है, और जिसका स्टार्टिंग में होता है वो आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। उल्टा है थोड़ा इसमें, जो नाम से उल्टा है। ये चीज़ याद रखनी है, वरना आप कन्फ्यूजन हो जाओगे हाँ एंथ्रोजोनोसिस क्या था। तो राइट यदि कॉमन सेंस हम यूज करें तो एंथ्रोजोन मतलब जो मैन से जोनोसिस, लेकिन इसमें उल्टा है इस तरह से, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस बात को कि आप इसको भूल ना जाओ। सेकंड आपका जो एंथ्रोपोसिस मतलब आपका रिवर्स जोनोसिस जिसको होता है, वो होता है मैन टू एनिमल। और एम्फी मतलब आपका वो डायरेक्शन के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल है दोस्तों, नंबर 1 एग्जांपल इसका रेबीज, प्लेग, एंथ्रेक्स, ठीक है। और आपका सेकंड है वो आपका ह्यूमन टीबी इन कैटल, ये आपका एग्जांपल है जो डिजीज ट्रांसमिट होती हैं मैन से एनिमल के अंदर, ह्यूमन टीबी इन कैटल। और आपका जो एम्फीजिनोसिस का एग्जांपल है वो आपका स्टिटोसोमा जपोनिकम, ये क्लासिकल एग्जांपल है। और ट्रिपनोसोमा क्रूजी, ये आपके दो डायरेक्शन के अंदर आपके मतलब ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। ये बात की दोस्तों हमने जो हमारा रिजर्वोयर था उसकी, जो हम इस वीडियो के डिस्कस करने वाले थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो आपका चौथा पार्ट है डी। लेकिन इसके अंदर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप जो बताइएगा। बाकी वीडियो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन पर लिस्ट उसमें जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा इन्फेक्श डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी का 4th पार्ट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो बाकी पहले वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट है, इसमें जाकर चेक कर सकते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं दोस्तों 2 टाइप के मेनली, एक आपके डायरेक्ट, एक आपका होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट उनको बोलते हैं जो आपके डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स है ना उनके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, उनको हम डायरेक्ट मोड बोलते हैं। और कुछ इनडायरेक्ट मोड होते हैं वो आपके किसके थ्रू होते हैं, या तो वेक्टर के थ्रू होंगे या आपके कोई व्हीकल कौन से हो सकते हैं, मेनली व्हीकल होता है फूड एंड वाटर, ठीक है। तो आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों दो टाइप के, एक आपका जो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं, या एक जो इनडायरेक्ट में कौन से हैं, एक वेक्टर से, एक आपका व्हीकल से, ठीक है। पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन की, उसके बाद हम व्हीकल की बात करेंगे और बाकी जो ट्रांसमिशन उनकी बात करते हैं। वेक्टर बोर्न जो ट्रांसमिशन है दोस्तों, उसको जो एजेंट होता है वो आपका मेनली 2 तरीके से ट्रांसमिशन होता है उसका। एक आपका मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है वेक्टर के थ्रू, एक आपका बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है। जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है दोस्तों वो आपका उसके अंदर एजेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन एजेंट। आपका कोई एजेंट था, वो आपका जो ट्रांसमिट कर रहा है वेक्टर है उसके साथ अटैच हुआ और डायरेक्ट आपका ट्रांसमिट हो जाता है आगे नेक्स्ट जगह पे।
लेकिन इसके अंदर जो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, उसके अंदर जो एजेंट होता है उसके अंदर चेंज होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपका उसके अंदर कुछ चेंज होता है। तो आपका एक से एग्जाम्पल है मैकेनिकल का हाउस फ्लाई, जो आपका बहुत सारी इन्फेक्शन करवाते हैं, पोर्टर्स ऑफ इन्फेक्शन माना जाता है हाउस फ्लाई। तो हम मेन बात करते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन की। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों 3 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं। जब आपका चेंज होता है एजेंट के अंदर, उसको मेनली बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। वो 3 टाइप चेंज हो सकता है, या तो सिर्फ एजेंट का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, या तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, या सिर्फ डेवलपमेंट हो उसकी। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कि आपके जो ट्रांसमिट कर रहा है उसके अंदर एक एजेंट आया, उस एक एजेंट आपका उस बॉडी के अंदर जाके 10 एजेंट के अंदर वो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो उसे हम सिर्फ बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक एजेंट गया अर्ली, जो अर्ली स्टेज थी उसकी लाइफ की उसमें गया, लेकिन वो लेटरल कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर ही, लेटर स्टेज में जो इन्फेक्शियस स्टेज है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल। सिर्फ डेवलपमेंट आपकी हुई है, न कि नंबर बढ़ा है। यदि दोनों आपका होता है, मल्टीप्लिकेशन भी डेवलपमेंट भी, उसे थर्ड कैटेगरी आती है, ठीक है। तो जो पहला वाला है उसको हम बोलते हैं प्रोपेगेटिव, मतलब बस प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोपेगेटिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं कि आपका देखिए एक आया, इसमें नंबर इंक्रीज हुए। इसमें डेवलपमेंट में इसको बोलते हैं हम साइक्लो डेवलपमेंटल, ठीक है, साइक्लो डेवलपमेंटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं सेकंड को। इसके अंदर आपका सिर्फ जो डेवलपमेंट है ना वो चेंज होती है, S1 स्टेज में घुसता है, S3 स्टेज में निकलता है। तो एग्जाम्पल हुआ साइक्लो डेवलपमेंटल। जब दोनों होती हैं आपका, उसको हम बोलते हैं साइक्लो प्रोपेगेटिव। साइक्लो देखिए इससे आया, प्रोपेगेटिव इससे आया, तो साइक्लो प्रोपेगेटिव मतलब दोनों हो रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन भी और आपका डेवलपमेंट भी, ठीक है। ये थर्ड कैटेगरी में था। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, जो आपका मल्टीप्लिकेशन था उसका एग्जाम्पल है प्लेग बेसिलाई इन रेड फ्ली। प्लेग जो बेसिलाई है, जो आपका प्लेग होता है, उसको एग्जाम्पल से मल्टीप्लिकेशन, वो सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। सेकंड है येलो फीवर इन एडिस, ये भी आपका एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल की, साइक्लो डेवलपमेंटल की। साइक्लो डेवलपमेंट जो होता है उसका एग्जांपल है माइक्रोफिलेरिया इन मॉस्किटो। जो फाइलियरिसिस होता है उसमें नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ आपका डेवलपमेंट चेंज होती है, स्टेज चेंज होती है, तो उसे हम पहला एग्जांपल है। सेकंड आपका गिनी गिनी वोम इन साइक्लोप्स, ठीक है, गिनी वोम्स इन साइक्लोप्स आपका सेकंड एग्जांपल है साइक्लो डेवलपमेंटल का। कुछ ऐसे एक कंडीशन ऐसे भी होती है मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो ट्रांसमिट करता है एनाफिलीज के अंदर, वो आपका दोनों होता है, उसके अंदर नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं और आपका डेवलपमेंट जो उसकी स्टेज है वो भी आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात थी हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो इसके साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट की, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5th टॉपिक है इसी का, तो इसी को हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो अटैक रेट है, सेकेंडरी अटैक रेट है, तो पहले हम बात करते हैं अटैक रेट की। अटैक रेट आपका मेनली हम एपिडेमिक्स के लिए यूज़ करते हैं अटैक रेट। अटैक रेट क्या होता है, जितने भी हुए हैं डिवाइड बाई कितने एक्सपोज हुए हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100% में आता है ये। एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं फूड पॉइजनिंग का। फूड स्पेसिफिक जो अटैक रेट है वो कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये आपका इतने लोगों ने फिश खाई, ठीक है, इतने लोगों ने मीट, इतने लोगों ने सलाद, तो इल कौन पड़ा इतना खाने से, आपका 100 लोगों ने खाई तो 80 इसमें इसके खाने से इल पड़े, ठीक है, 25 आपके इसके खाने से इल पड़े और 20 आपके इसके खाने से इल पड़े। तो इसकी जो अटैक रेट है वो क्या होगा, इल कितने हैं आपका 80, ठीक है, इल 80 है, एक्सपोज मतलब टोटल 80 प्लस 20 100, 80/100 मतलब आपका 80%। ऐसे ही आपका 20/50 इस तरह से हम मेनली अटैक रेट निकालते हैं। एपिडेमिक्स के लिए यूज़ होता है और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। ये आपके जो पॉइंट सोर्सेज रहते हैं दोस्तों, उसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है, और टू मेजर द
कम्युनिकेबिलिटी ऑफ डिजीज़, जो आपका आपस में कम्युनिकेट की जो मेजर होता है, उसकी जो पावर होती है ट्रांसमिट होने की, उसको मेनली ये मेज़र करता है। तो कैसे मेज़र करते हैं हम दोस्तों, इसके अंदर पहले हम बात करते हैं। ऐसे उसके अटैक रेट होता है, वो होता है आपका सेकेंडरी केसेस बाई ससेप्टिबल्स, मतलब कौन कौन से उसके अंदर जिसके अंदर आपका डिजीज़ होने के चांस है, आपका एक्सपोजर नहीं है, इसके अंदर ससेप्टेबल। जैसे वैक्सीन वाले हैं, वैक्सीन वाले ससेप्टेबल नहीं होते हैं, तो आपका वैक्सीन वाले माइनस कर देंगे। और जो एज के अकॉर्डिंग को डिजीज़ कुछ होती हैं जो कुछ एज के अंदर नहीं होती, तो उससे ससेप्टेबल नहीं होंगे। तो ससेप्टेबल जो हैं और जो सेकेंडरी केस हैं, उनको हम उन दोनों का रेशो ही आपका सेकेंडरी अटैक रेट होता है। तो मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं आपका, किसका एग्जांपल लें, हाँ इसमें आपको एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर है, और एक चीज़, दो चीज़ याद रखनी इसके अंदर प्राइमरी केस एक्सक्लूडेड होते हैं, जो एक बार पहले मतलब जिससे आपको ट्रांसमिट हो रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका ससेप्टेबल होता है, वो ठीक है, वो मैंने आपको फार्मूला से बता दिया। मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 6 मेंबर हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 4 चिल्ड्रन हैं। उनमें से एक चिल्ड्रन आपका वैक्सीनेटेड है, और आपका जो 12 अगस्त को जो प्राइमरी केस ऑफ मिजल आपको देखने को मिला इस फैमिली के अंदर, ठीक है, एक केस देखने को मिला अपने को 12 अगस्त को, और अगस्त 23 को 2 और केस अपने को पता चल आपकी फैमिली के अंदर निकलते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि SAR कैलकुलेट करो, सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करो। तो देखिए कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे ये मीजल्स की बात है, तो जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू के अंदर आपका सिर्फ एडल्ट्स के अंदर ही ससेप्टेबल होते हैं। मीजल्स होता है वो सिर्फ बच्चों के अंदर ससेप्टेबल होता है, तो आपका एडल्ट्स आर नॉट ससेप्टेबल, ठीक है, नंबर 1 चीज़। और जो फीवर एंड रेस है वो भी आपका इस केस में एडल्ट्स के ससेप्टेबल नहीं होते हैं इसके अंदर। तो कैसे हम करेंगे सेकेंडरी अटैक रेट, कैसे एक्सक्लूड कौन करेंगे, एक तो पेरेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एडल्ट्स इसके अंदर ससेप्टेबल नहीं होते हैं, और इनमें 4 बच्चों में से एक तो प्राइमरी केस है, तो एक प्राइमरी केस हमेशा एक्सक्लूड होता है, नंबर 1 चीज़। एक जो वैक्सीनेटेड है सेकंड बच्चा, वो भी आपका बाहर निकल गया इस केस से, क्योंकि आपका इस वैक्सीनेशन वाले ससेप्टेबल नहीं होते हैं। तो 2 इसमें 4, 2 ये हो गए, 2 इसमें से निकल गए, तो ससेप्टेबल कितने हुए, 2 बचे। तो नीचे कितने आ जाएगा, 2। ससेप्टेबल में कितना आया आपका, 2 आया। और जो आपका सेकेंडरी केस है वो कितने हैं, अगस्त 23 को 2 सेकेंडरी केस देखने को मिले, तो सेकेंडरी केस 2, ससेप्टेबल 2, तो सेकेंडरी अटैक रेट कितना हुआ, 100%, ठीक है। तो इस तरह से हम मेनली जो आप सेकेंडरी अटैक रेट है उसको कैलकुलेट करते हैं, इस एग्जांपल से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट को थोड़ा सा पार्ट बच गया, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है मिजल्स का, वो आपका 10 से 14 दिन होता है, पहली बात, ठीक है। तो आपका पहला 12 केस में था, 12 अगस्त को मिला था, तो फिर उसका 10-14 दिन आपका मेनली 22 से 26 दिन के बीच में, अगस्त के बीच में मिलता है, उसी बीच में आपको 2 केस आए हैं। और आपका टू असेस कम्युनिकेबिलिटी सेकेंडरी केसेस शुड डेवलप विद इन द रेंज ऑफ 1 इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। तो मेनली इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बात की दोस्तों, हमने हमारा 2 टॉपिक थे हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी के अंदर। पहला हमने देखा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेकंड देखा हमने अटैक रेट एंड सेकेंडरी अटैक रेट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है, जो 6th पार्ट है इस डिजीज़। ये मेरे 10 पार्ट हैं इस चैप्टर के, 10 पार्ट में से 5 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 6वां और 7वां पार्ट एक साथ करते हैं, ठीक है। बाकी जो पार्ट है उनको 2-3 वीडियो के अंदर हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो आपको मिलेंगे जो कम्युनिटी प्ले लिस्ट है उसके अंदर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी का जो 6th पार्ट है, वो आपका मतलब आपको हमने इसके सब 10 टॉपिक सब टॉपिक के अंदर डिवाइड किया था। तो 6th टॉपिक है वो हमारा सर्विलेंस से मॉनिटरिंग। तो इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक करने वाले हैं, एक सर्विलेंस से मॉनिटरिंग करेंगे और एक हम जो 7th टॉपिक है हमारा आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो सर्विलेंस क्या होता है दोस्तों, सर्विलेंस होता है डाटा कलेक्शन फॉर एक्शन। डाटा
कलेक्ट किया जाता है आपका एक्शन के लिए। तो आपका 3 टाइप का सर्विलेंस होता है। एक आपका पैसिव सर्विलेंस। इसमें आपका पैसिव सर्विलेंस कब कैसे होता है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता है, उसी के अंदर फिर उसी से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड होता है एक्टिव सर्विलेंस, हम विलेज में जाते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। सेंटिनल सर्विलेंस होता है, कुछ सिलेक्टेड सेंटर होते हैं वहीं पर जाके हम ये आपका सर्विलेंस करते हैं। पहले हम बात करते हैं पैसिव की। तो पैसिव आपका इसके अंदर बताया था, पेशेंट इज़ रिपोर्टिंग टू हॉस्पिटल, मंथली रिपोर्ट होती हैं, इजीएस्ट वे होता है, और आपका हेल्थ पर्सन डिपेंड्स मेनली ऑन पैसिव सर्विलेंस। हेल्थ पर्सन ही हेल्थ प्रोग्राम्स, जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो बनाए जाते हैं वो मेनली आपका पैसिव सर्विलेंस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। सेकंड आता है दोस्तों एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस होता है जब हम सर्च करते हैं केसेस इन कम्युनिटी। ये आपका एलिमिनेट पर्पज़ के लिए मेनली किया जाता है, एलिमिनेशन पर्पज़ के लिए। एग्जांपल आपका पोलियो के लिए जो एक्टिव सर्विलेंस है वो आपका AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सर्विलेंस। जो मलेरिया के लिए कौन से मलेरिया सर्विलेंस होता है उस वो आपको मेनली किया जाता है दोस्तों हेल्थ वर्कर के द्वारा, हेल्थ वर्कर मेल। ठीक है। इसमें आपका जो स्लाइड है वो कलेक्ट की जाती हैं। तीसरा जो एग्जांपल है वो है काला आजार। काला आजार मेनली हम जो इसके लिए जो सर्विलेंस करते हैं वो आपका एंडेमिक एरिया के अंदर करते हैं। और चौथा जो एग्जांपल लेप्रोसी के लिए वो होता है लेप्रोसी केस डिटेक्शन आपका कंपेरिजन। ठीक है। वो आपका LCDC बोलते हैं। और ये आपका इन डिस्ट्रिक्ट विद प्रिवेलेंस, कुछ डिस्ट्रिक्ट होती हैं जिसके अंदर जो प्रिवेलेंस है वो होती है मोर देन 1 केसेज पर 10,000 पॉपुलेशन। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रिवेलेंस 1 से ज़्यादा रहती है, 1 के से ज़्यादा रहती है, उसके अंदर मेनली ये हम लेप्रोसी के लिए हम आपका सर्विलेंस करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है टीबी का। टीबी का जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जैसे स्लम हुआ, प्रिजनर हुआ, उनके अंदर मेनली हम करते हैं। ठीक है। ये एक्टिव सर्विलेंस हुई, एक एग्जाम्पल हुई। जो लास्ट सर्विलेंस है दोस्तों वो आपका सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस होती है जो सेंटिनल यूनिट्स हैं जैसे सेलेक्टेड मेडिकल कॉलेज, लैब्स, उनके अंदर मेनली किया जाता है। यूजेज क्या है, इसका यूज़ क्या है? फॉर सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन मतलब कि जैसे आपका जो कैटरेक्ट सर्जरी का जो फॉलोअप है वो आपका कौन से किसके अंदर किया जाता है? वो आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उस प्रोग्राम के अंडर आपका इसका सर्विलेंस किया जाता है सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन का। ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर नंबर 1। सेकंड हुआ जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, सेरो सर्विलेंस है, वो भी आपका इसके अंदर आता है सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर। इसके अलावा जो कोई भी डिजीज़ का ट्रेंड देखने के लिए, ट्रेंड ऑफ डिजीज़ हम करते हैं, जैसे एग्जांपल HIV का ट्रेंड देखने के लिए हम सेंटिनल सर्विलेंस करते हैं। ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा सर्विलेंस किया जाता है। और लास्ट में दोस्तों सर्विलेंस और मॉनिटरिंग में डिफरेंस। इसमें आपका देखिए कंटिन्यूस स्क्रूटिनी होता है, मतलब एक्शन भी प्रेजेंट होता है, फीडबैक भी प्रेजेंट होती है। ये आपका जो मॉनिटरिंग होती है उसमें आपका रूटीनली मेजरमेंट करते हैं हम चेंज को डिटेक्ट को क्या क्या चेंज हो रहा है, रूटीन मेजरमेंट टू डिटेक्ट चेंजेस। इसके अंदर ना तो कोई एक्शन लिया जाता है ना कोई फीडबैक दी जाती है। सर्विलेंस के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि आपका क्या डिफरेंस है। मॉनिटरिंग प्लस एक्शन एंड फीडबैक आपको बन जाता है सर्विलेंस, आपको याद रखना है। ठीक है। हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो टॉपिक है इस वीडियो का वो आपका आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन आपका कोविड में आपने बहुत सुना होगा, आइसोलेशन में है। तो आपका उस क्या रोल है देखिए हम समझते हैं आराम से। तो इसको समझने से पहले देखिए कोई भी पेशेंट है, कोई भी ह्यूमन है, वो एक्सपोज होता है तो एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर बाद या उसके दौरान, ठीक है, मेनली उस टाइम बाद आपका साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, सिम्टोमेटिक आता है। ठीक है। सिम्टोमेटिक उसको हम इलनेस बोलते हैं। तो जो आप एक्सपोज है कोई भी या पर्सन, मान लीजिए कोविड जो पर्सन है उसके साथ एक्सपोज हो गया है, उसके लिए हम करेंगे क्वारंटाइन, उसको पहले क्वारंटाइन करेंगे एक्सपोज होने से। लेकिन जो ऑलरेडी जिसको डिजीज़ हो चुका है आपका, मतलब मान लीजिए कोविड आपका RT-PCR पॉजिटिव आ चुका है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे उस पेशेंट का, हम करेंगे आइसोलेशन। ठीक है, जब एक्सपोज हो है, सिर्फ डिजीज़ नहीं हुई है, तो उसको हम क्वारंटाइन करते हैं, और जिसको हो चुका है ऑलरेडी तो वो हम आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन डेफिनेशन क्या होती है? सेपरेटिंग द डिजीज ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मतलब कि आपका हम सेपरेट इसलिए करते हैं कि आपका इतने पीरियड तक करते हैं कि जो आपके कम्युनिकेटिबिलिटी की जो आपकी पावर होती है डिजीज़ की, उस पीरियड में आपका दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफ़र ना हो, ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है, ये होता है आपका आइसोलेशन। हम बात करते हैं क्वारंटाइन क्वारंटाइन टाइम की। ये आपका इसके अंदर जो एक्सपोज हुआ है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, और मेनली मैक्सिमम 1 इंक्यूबेशन पीरियड के लिए हम देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए येलो फीवर के जो इंक्यूबेशन पीरियड 6 डेज़ का होता है, 3 to 6 डेज़ होता है, तो आप क्वारंटाइन टाइम उसका 6 डेज़ होता है। और ये आपका एक एक्जोटिक डिजीज़ होती है, नॉट इन इंडिया। जो आपका ट्रैवलर होते हैं विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, उनको मेनली हम 6 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, जो आपका मैक्सिमम एक इंक्यूबेशन पीरियड के द्वारा होता है। ठीक है, नंबर 1 चीज़। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी विदाउट वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए हम कितने दिन तक उसको क्वारंटाइन करेंगे, अलग से रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आपका एक्सपोजर से साइन सिम्टम के बीच का टाइम, जो टाइम लगता है नॉर्मली, वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यूज़ क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड का? टू असेस प्रोग्नोसिस। ठीक है, आपका एक्सपोजर है, यदि आपका 3 दिन के अंदर आपका साइन सिम्टम आ रहे हैं तो मतलब उसका थोड़ा अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। और उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 डेज है, तो आपका उसका गुड प्रोग्नोसिस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और आपका सेकंड यूज है आपका इंक्यूबेशन पीरियड का, क्लासीफाई एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स को क्लासीफाई करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तीसरा आता है आपका टू ट्रेस द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हम कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है वो भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोलेरा हुआ है, तो कोलेरा हम चेक कर सकते हैं 5 दिन पहले आपने क्या खाया था, कहाँ से क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, उससे हम जाके उसको सोर्स को चेक कर सकते हैं और हम इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। लास्ट है टू डिसाइड पीरियड ऑफ क्वारंटाइन। ये भी आपने पहले डिस्कस किया था। नॉर्मल जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका क्वारंटाइन पीरियड होता है। ठीक है, और आपका जो सीरियल इंटरवल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सीरियल इंटरवल इंपॉर्टेंट एक टर्म है। ये होता है जब आपका प्राइमरी केस होता है, पहला जो केस डिटेक्ट होता है, और उससे आपका जब सेकेंडरी केस आपका अपीयर होता है। मान लीजिए एक बंदे को कोविड हुआ सबसे पहले उस सिटी के अंदर, वो प्राइमरी केस हुआ, उससे आपका एक दूसरे पर्सन को कोविड हो जाता है, वो हुआ सेकेंडरी केस। तो उसके बीच का जो जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम सीरियल टाइम। ये होता है एक इनडायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने सीरियल इंटरवल के बारे में। तो दोस्तों ये बात थी हमने आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड एरेडिकेशन। ठीक है, तो आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन की लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंट्रोल, एलिमिनेशन, एरेडिकेशन एंड सेकंड टॉपिक रहेगा इस वीडियो का हमारा एसोसिएशन। ठीक है, तो इससे पहले हम दोस्तों बाकी जो टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 3 के कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर ऑलरेडी पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन की लिस्ट है जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड एरेडिकेशन से। तो दोस्तों इन 3 टर्म को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरेडिकेशन से। तो एरेडिकेशन क्या होता है? एरेडिकेशन होता है कंप्लीट एक्सट्रीमिलाइजेशन ऑफ एजेंट। मतलब ये जो एजेंट है ना उसको रिमूव किया जाता है एक्सट्रीमली, कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब आपका वो एजेंट ही जो जिसकी वजह से डिजीज होता है वो आपका सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कंप्लीट रिमूवल। ठीक है, ये बहुत आसान होता है समझना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, नंबर 1 चीज़। सेकेंड होता है दोस्तों डिजिटर्मिनेशन। डिजीज़ टर्मिनेशन कह रहा हूँ, एलिमिनेशन। डिजीज एलिमिनेशन में क्या होता है कि एजेंट है ना वो आपका प्रेजेंट रहेगा मान लीजिए कम्युनिटी के अंदर, लेकिन जो ट्रांसमिशन है ना वो आपका ब्रेक कर देते हैं हम चेन को, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन।
वो होता है एलिमिनेशन। एजेंट प्रेजेंट है, इसके अंदर एजेंट रिमूव किया जाता है। इसके अंदर एजेंट प्रेजेंट है लेकिन ट्रांसमिशन आपका ब्रेक किया जाता है, ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। सेकंड चीज़ एलिमिनेशन के बारे में। तीसरा आता है दोस्तों कंट्रोल। कंट्रोल देखिए, इसके अंदर ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाता है लेकिन कंट्रोल के अंदर ट्रांसमिशन प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन प्रेजेंट होता है लेकिन ये आपकी डिजीज इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन ट्रांसमिशन इतना कम है, इतनी इस लेवल पे है कि वो एक आपका हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर एजेंट नहीं है, इसके अंदर ट्रांसमिशन नहीं है, इसके अंदर ट्रांसमिशन है लेकिन एक कंट्रोल लेवल पे है, जिसकी वजह से आपका डिजीज़ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको 3 टर्म बहुत अच्छी तरह समझने हैं। इसके बाद आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन दोस्तों होता है कौन सी डिजीज़ एलिमिनेट हो चुकी हैं, कौन से टारगेट है। कई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एलिमिनेशन कौन सी हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, गिनीवोम, लेप्रोसी, योज, पोलियो, न्यूनेटल टेटनस एंड ट्रैकोमा, ये हमारे इंडिया के से एलिमिनेट हो चुकी हैं। मतलब इनकी ट्रांसमिशन की जो ब्रेक चेन है वो ब्रेक हो चुकी है। लेकिन जो लेप्रोसी के बारे में आपको क्या जानना है कि इसका लेप्रोसी का जो टारगेट है एलिमिनेशन का वो है कि लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। ये आपका नेशनल लेवल पे आपका अचीव हो चुकी है लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में अचीव नहीं हुई है। नेशनल वाइज आपका जो प्रिवेलेंस है वो 0.62 है, मतलब 1 से कम है, तो मतलब एलिमिनेट हो चुकी है नेशनल लेवल पे। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये अचीव नहीं हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका इसको एलिमिनेट करना हमारा टारगेट है। लेकिन नेशनल लेवल पे आपका एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, नंबर 1 चीज़। बाकी डिजीज़ कौन सी हैं जो आपका टारगेट में है, मीजल्स है, काला आजार है, फाइलेरिसिस है, मलेरिया है, टीबी है, ठीक है। ये डिजीज़ हैं जो टारगेट में है एलिमिनेशन के। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है इस टॉपिक का, वो है एरेडिकेशन। एरेडिकेशन ग्लोबल टर्म होता है। स्मॉल पॉक्स आपका वर्ल्ड वाइड एरेडिकेट हो चुका है। कब हुआ था? 8 मई 1980 को, ठीक है। डिजीज़ कौन सी है जो एरेडिकेशन में टारगेट की हुई है? पोलियो, मीजल्स एंड गुइनिवोम आपका टारगेटेड फॉर एरेडिकेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है दोस्तों कि मतलब कुछ फैक्टर होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। तो 2 टाइप के एसोसिएशन होते हैं, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मेन इंपॉर्टेंट होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है कि आपका कोई भी एजेंट है, वो आपका कोई मॉस्किटो पे है मलेरिया, तो वो डायरेक्ट वो हुआ, ठीक है। मल्टीफैक्टरल बहुत सारे फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली है ना, उसके अंदर आता है कौन फाउंडर फैक्टर आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट आता है आपका, पूछे जाते हैं। कौन फाउंडर क्या होता है? मान लीजिए नॉर्मल आप एक पर्सन हाई एटीट्यूड पे रहता है तो उसको गोइटर होने के चांस रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, एक्सपोजर आउटकम। तो लेकिन आपका एक इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। मान लीजिए ये फैक्टर भी पर्सन में है तो आपका चांस ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा आपका जल्दी गोइटर होने के चांस है। तो ये कौन फाउंडर फैक्टर हुआ? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक एसोसिएटेड विद एक्सपोजर, नंबर 1 एसोसिएशन रहता है हमेशा एक्सपोजर के साथ। सेकंड होता है दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है फॉर आउटकम। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं होगा तो आपका आउटकम नहीं होगा, ये आपका इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है, न कि डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉन्फाउंडर फैक्टर के बारे में कि ये इनडायरेक्ट फैक्टर के अंदर आता है, इनडायरेक्ट जो एसोसिएशन है उनके अंदर आता है। इसके अलावा हमने 3 पहले देखे, एलिमिनेशन, कंट्रोल एंड एडिकेशन, ठीक है, और बाकी हमने देखे एसोसिएशन क्या होते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट पार्ट है, टाइप ऑफ ट्रेंड्स और टाइप ऑफ एपिडेमिक्स, वो हम लास्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो पहले वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं, पहले जो टॉपिक है उनको देखना चाहते हैं, तो आप जो कम्युनिटी मेडिसिन प्ले लिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और जो ये नोट्स है मेरे, वो मैं आप इनको पीडीएफ बना के फ़ोटो, ठीक है, वीडियो बना के आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी कोई सुझाव हो, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय। हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइम फ्लैक्चुएशन, जिसको ट्रेंड्स भी बोलते हैं। और सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर टाइप ऑफ एपिडेमिक्स, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है, जो आपका 3rd चैप्टर है
इन्फेक्शन डिजीज एपिडेमियोलॉजी उसका। तो हम पहले इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो टाइम फ्लक्चुएशन होती हैं दोस्तों वो 3 टाइप की होती हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म होती है, एक पीरियोडिक होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म को मेनली हम एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वही टाइप ऑफ एपिडेमिक है। पीरियोडिक में आपके 2 टाइप के वेरिएशन होते हैं, एक तो सीजनल वेरिएशन होता है, एक आपका साइक्लिक वेरिएशन होता है। तो सीजनल वेरिएशन में कौन सा डिजीज़ आता है? सीजनल वेरिएशन में आता डिजीज़ आता है मीजल्स। मेनली जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर देखने को ये डिजीज़ मिलती है। साइक्लिक जो वेरिएंट होते हैं उसके अंदर कौन से आते हैं? मीजल्स आता है, रूबेला आता है, इन्फ्लुएंजा आता है। मीजल्स मेनली 3 साल के अंदर ये पैटर्न दिखाता है, रूबेला आपका 6 to 9 ईयर के अंदर, इन्फ्लुएंजा जो पैंडेमिक है मेनली 10 से 15 साल में आपको देखने को मिलता है। और जो MRI है, जो आपका मीजल्स, रूबेला और इन्फ्लुएंजा है, ये ऐसे ट्रेंड होता है। एक टाइम हुआ, बीच में गैप हुआ, फिर से आपका पीक होता है। और ये मेनली इसके अंदर हेड इम्यूनिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से आपका सेकेंड ये आपका साइक्लिक वेरिएशन आता है। और जो आई है इन्फ्लुएंजा के अंदर मेनली आपका ये देखने को मिलता है एंटीजेनिक शिफ्ट की वजह से, ठीक है। 2 होते हैं, ड्रिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है। तो ये आपका देखने को किसकी वजह से मिलता है? शिफ्ट की वजह से। और जो लॉन्ग टर्म आपका जो ट्रेंड है उसे हम सेकुलर ट्रेंड भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जो आपका जो कम्युनिकल डिजीज़ कम होती है और नॉन कम्युनिकल डिजीज़ ज़्यादा होती है ना, मेनली आपका ये नॉन कम्युनिकल डिजीज़ के लिए अप्लाई होता है। और आपका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन भी बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन क्यों बोला हमने इसको? कि इस लॉन्ग टर्म के अंदर, सेकुलर ट्रेंड्स के अंदर जो कम्युनिकल डिजीज़ हैं वो कम हो जाती हैं और जो नॉन कम्युनिकल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। ये बात हुई सबसे पहले 3 टाइप ऑफ टाइम फ्लक्चुएशन या ट्रेंड्स की। हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिडेमिक्स की, जो शॉर्ट टर्म है। तो टाइप ऑफ एपिडेमिक्स आपकी मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं दोस्तों हम। एक तो कॉमन सोर्स, एक प्रोपेगेटेड, ठीक है। कॉमन सोर्स होते हैं 2 टाइप के, एक आपका सिंगल एक्सपोजर, एक आपका कंटिन्यूस एक्सपोजर। पहले हम बात करते हैं सिंगल एक्सपोजर की, फिर हम करें कंटिन्यूस की। तो सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स। इसमें क्या होता है कि जो इसके अंदर जो केसेस हैं, ऑल केसेस डेवलप्ड विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड। एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही आपके सारे जो केस हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी जो वेव होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब कि शार्प राइज हुआ, शार्प फॉल हुआ, इसके अंदर कोई भी सेकेंडरी वेव प्रेजेंट नहीं होता, सिंगल वेव होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? फूड पॉइजनिंग, भोपाल गैस ट्रेजेडी था, जो किसकी वजह से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था, वो आपका इसका एग्जाम्पल है। मीना मर्डर डिजीज़ किसकी वजह से होता है? जो मिथाइल मरकरी है उसकी वजह से आपको मीना मर्डर डिजीज़ होता है, वो आपका एग्जाम्पल है सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक्स का, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स का। सेकंड आता दोस्तों हमारा कंटिन्यूस एक्सपोजर और मल्टीपल एक्सपोजर। तो मतलब जो सेकंड था इसी का, जो कॉमन सोर्स का सेकंड था कंटिन्यूस एक्सपोजर, इसी को हम मल्टीपल एक्सपोजर भी बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों सेकेंडरी भी प्रेजेंट होती है। पहली बात तो देखिए, पहले बड़ा था, फिर ये छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, लेकिन सेकेंडरी भी प्रेजेंट है। आपका इंक्यूबेशन पीरियड के बाद भी केस देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये वाले केस, जो सेकेंडरी वेव है वो आपका मेनली 1 इंक्यूबेशन पीरियड के बाद का है। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर? कंटामिनेटेड वेल इन द विलेज के अंदर एक कोई भी मान लीजिए कंटामिनेटेड वेल है, तो वो आपका तो शुरू में आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, फिर धीरे धीरे लोगों को थोड़ा कम पता चलता जाएगा, या ठीक मतलब उसके अंदर इम्प्रूव होगा, तो धीरे धीरे वो कम होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। सेकंड आता है प्रोस्टिट्यूट फॉर एसटीडीज। जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं दोस्तों, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट होते हैं, वो आपके जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं उसके लिए आपका जो उनके अंदर जो एपिडेमिक्स मेनली देखने को मिलती है वो कंटिन्यूस होता है, कि मतलब एक दिन का नहीं है, रूटीन का काम है, ये डेली का काम है। तो धीरे धीरे आपका एसटीडीज आपको बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड आपका कंटिन्यूस एक्सपोजर हुआ। तीसरा दोस्तों आता है आपका लास्ट प्रोपेगेटेड आपका एपिडेमिक्स। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स आपका लास्ट है। तो ये आपको मेनली देखने को मिलता है पोलियो के अंदर। पोलियो के अंदर आपको प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक को पोलियो था, फिर आपका मतलब 2 को हुआ ट्रांसमिट, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये आपका सब क्लिनिकल इम्यूनिटी की वजह से आपका नहीं हुआ, इसके अंदर आगे नहीं बढ़ा।
लेकिन ऐसे ही आपका इससे आपका एक को बढ़ा, एक का इम्यूनिटी हुई, फिर वापस फिर से, मतलब ये आपका बहुत प्रोपेगेट करता है। इस टाइप के जो एपिडेमिक्स होते हैं ये आपका प्रोपेगेशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ ससेप्टेबल, कितने ससेप्टेबल है कम्युनिटी के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड आपका जो सब क्लिनिकल इम्यूनिटी है ना सोसाइटी की या कम्युनिटी की, वो आपका आउटब्रेक को सिर्फ सप्रेस करने में हेल्प करती है, जो हेड इम्यूनिटी होती है मेनली। और जो जो इसका नॉर्मल ग्राफ है वो कैसे होता है, ग्रेजुअल राइज होता है प्रोपेगेशन में, फिर सेकेंडरी वेव हुआ, फिर कम हुआ, फिर प्लेट हुआ, फिर ग्रेजुअल फॉल हुआ। ठीक है, ये प्रोपेगेशन में मेनली होता है कि पहले इम्यूनिटी किस टाइप की है, हेड इम्यूनिटी बढ़ा कम हुआ, उसी अकॉर्डिंग एक प्रोपेगेट होती है ये लॉन्ग टर्म में। एग्जाम्पल इसका पोलियो है तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी। और नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हम जो हमारा चैप्टर होगा स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, वो होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को हम डिफरेंट पार्ट के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आपको ये जो टॉपिक्स थे, यदि आप इनके पहले वाले टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी मेडिसिन जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर हमने देखी 6-7 वीडियो बनी है, 5-6 वीडियो बनी है, जिसके अंदर हमने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है सारी, कोई कुछ ज़्यादातर वीडियो आपकी 5-6-7 मिनट की हैं, कुछ आपकी 9-10 मिनट की हैं। वो आपकी उन वीडियो के हेल्प से पूरा आप जो चैप्टर नंबर 3 है आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट आप जाके डॉक्टर अंकित सिंह सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।